एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सोबिया अमीन ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ के नेक्स्ट लेक्चर के साथ बेटा हमने आज पढ़ना है सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अब ये देखिए कि जो पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था वो था प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट की स्टेटमेंट क्या थी? ए बॉडी इज बैलेंस इफ सम ऑफ द क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज इक्वल टू द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ये चीज़ें हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी, फिर साथ हमने डिस्कस किया था कि क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होता है। ठीक है, आज हमने पढ़ना बेटा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द सेंटर ऑफ मास। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मास क्या होती है। आप लोगों को थर्ड चैप्टर में पढ़ाया गया था बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। मास क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ मैटर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो सॉलिड है, उसकी कोई ना कोई क्वांटिटी है, कोई ना कोई स्पेस जो है वो रखता है, तो उस ऑब्जेक्ट का मास एग्जिस्ट करेगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस बाय द बॉडी इज कॉल्ड दी मास। अब बॉडी का मास कहीं भी चेंज नहीं होता। बॉडी का मास आप वाटर के अंदर ले जाएं, आप बॉडी को जो है वो मून पे ले जाएं, आप बॉडी को किसी और जगह ले जाएं, बॉडी का मास चेंज नहीं होगा। बॉडी का मास हर जगह सेम रहेगा। ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक के नाम से ही आप लोगों को पता है सेंटर का मतलब क्या होगा? अ पॉइंट, एक ऐसी जगह जहाँ बॉडी का कंप्लीटली मास कन्फाइन है, कंसंट्रेटेड है, वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। ठीक है। बॉडी का टोटल मास कहाँ एग्जिस्ट करता है? अब हमें ये पता है कि कोई भी रिजिड बॉडी होती है ना बेटा, वो कंसिस्ट ऑफ होती है बहुत सारे पार्टिकल्स के ऊपर। बेसिकली वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? एटम्स को हम बेसिकली वो पार्टिकल्स का नेम दे रहे होते हैं। सॉलिड में एटम क्लोजली पैक होते हैं, अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो सकते। हम उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करें, वो एटम जो हैं या वो पार्टिकल्स अपनी मीन पोजीशन के क्रॉस जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी जगह को से डिस्प्लेस नहीं हो सकते। ये रिजिड बॉडी कहलाती है। ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास की, बेसिकली ये सेंटर ऑफ मास में हम बात करें अब सिस्टम की, एक ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तो वो उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास है एक सफ़ियर, इसके तकरीबन सेंटर में इस पूरे सफ़ियर का मास लाई करेगा। टोटली मास जो इसका कन्फाइन होगा, कंसंट्रेटेड होगा, वो कहाँ होगा? इसके सेंटर में। तो सेंटर ऑफ मास जो है ना बेटा बेसिकली बॉडी के अपने अंदर भी लाई कर सकता है और बॉडी से बाहर भी हो सकता है। जैसे एक रिंग की एग्जांपल लेते हैं ना, ये है एक रिंग, इसके सेंटर में लाई करेगा इसका सेंटर ऑफ मास। ये एक बॉडी के सेंटर ऑफ मास की बात हो रही है कि टोटली कन्फाइन होगा इसका वो पॉइंट जहाँ पे टोटली इसका मास जो है वो कन्फाइंड रहेगा। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है ना बेटा, ये बॉडी के अंदर भी लाई कर सकता है, बॉडी से बाहर भी लाई कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं एक सिस्टम की। ये एक बॉडी की बात कर रहे थे, अब हम एक सिस्टम की बात कर रहे हैं। ये टू बॉडीज़ का एक सिस्टम है, टू पार्टिकल्स का एक सिस्टम है। ये है एक सिस्टम, इसमें हमने टू बॉडीज़ ली, एक बॉडी है ए और दूसरी बॉडी क्या है? बी। इसको एक लाइट जो है रिजिड रॉड के साथ हमने ज्वाइन कर लिया हुआ। लाइट रिजिड रॉड के साथ हमने इसको क्या कर लिया है? दोनों सफ़ियर्स को या दोनों पार्टिकल्स को हमने एक दूसरे के साथ जो है वो अटैच कर दिया, ज्वाइन कर दिया लाइट रिजिड रॉड के साथ। अब ये पूरा एक कहलाएगा सिस्टम, यानी ए बॉडी एंड बी बॉडी को एक लाइट रिजिड रॉड के साथ जो है हमने अटैच कर लिया। ये पूरा एक क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा। अब इसके सिस्टम में अज्यूम कर रही हूँ बेटा कि ये वो पॉइंट है जहाँ इसका टोटली मास कन्फाइन है पूरे सिस्टम का। इस पॉइंट के ऊपर अगर मैं फोर्स अप्लाई करती हूँ ना, तो बॉडी में किसी किस्म की रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होती।
जैसे देखिए बेटा, ये मेरे हाथ में एक ब्लॉक है, मैं ब्लॉक में इस तरफ यानी यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रही हूँ अगर, और मैं यहाँ से छोड़ रही हूँ तो ये देखिए रोटेशन प्रोड्यूस हो गई। मैंने यहाँ से पकड़ा और ये रोटेशन प्रोड्यूस होगी, मैंने यहाँ से पकड़ा, ये इस तरफ रोटेशन प्रोड्यूस होगी, यानी ये इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, टॉर्क। मैंने इसको यहाँ से पकड़ा है तो ये देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, टॉर्क प्रोड्यूस हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर इस पॉइंट पे फोर्स लगाती हूँ तो इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, टॉर्क। मैं इस जगह पे फोर्स अप्लाई करती हूँ तो तब भी क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, टॉर्क प्रोड्यूस हो गया, रोटेशन प्रोड्यूस हो गई है। लेकिन अगर मैं इस सेंटर पॉइंट पे अगर फोर्स लगा रही हूँ, यानी ये वो पॉइंट है जहाँ पे मैंने फोर्स अप्लाई की, तो अब ये बॉडी में टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो रहा। यानी इस पॉइंट पे मैंने अगर फोर्स अप्लाई की है, इसके सेंटर में मैंने वो पॉइंट फाइंड आउट कर लिया, मैंने वो पॉइंट जो है वो डिटेक्ट कर लिया है जहाँ पे फोर्स अप्लाई की है, तो इसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं हो रही। इसका मतलब क्या होगा कि यही वो पॉइंट है जहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करता है। अब इस पॉइंट पे मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव कर सकता है, मैं नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करेगा। मैं अगर इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये बॉडी इस तरफ भी मूव कर सकता है, मैं अगर इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये इधर भी मूव कर सकता है। ठीक है, अब ये फोर्स पे अप्लाई फोर्स की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि ये बॉडी किस तरह मूव करेगा। अब ये फोर्स अप्लाई यानी सेंटर ऑफ मास पे फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी यूँ आगे की तरफ मूव कर सकता है, या अगर मैंने फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ कर दी है तो ये पीछे की तरफ आ सकता है, या मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही हूँ तो इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी ऊपर की तरफ जाएगा, या ये बॉडी किस तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। मैंने वो पॉइंट ढूंढ लिया जहाँ इसका मास लाई करता था, जहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई करूँगी तो ये बॉडी मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा। ये वो पॉइंट जहाँ पे बॉडी बाय अप्लाइंग द फोर्स बॉडी मूव करता है, रोटेट नहीं करता, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की जब हम डेफिनेशन लिखते हैं ना, तो बेटा हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास, center of mass of a system is such a point, where an applied force, अप्लाइड फोर्स का मतलब जो फोर्स अप्लाई की जा रही है, वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move without rotation। यानी ये बॉडी मूव तो करेगा लेकिन रोटेट नहीं करेगा। इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए सिस्टम, यानी हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, ऑफ ए सिस्टम इज सच ए पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। कि सेंटर ऑफ मास जो है वो एक सिस्टम का बेटा ये पॉइंट, मैं अज्यूम करी ये ओ पॉइंट है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास इस सिस्टम का ये वो पॉइंट है जिसको हमने ओ लिख दिया, ओ पॉइंट। तो ये जो है इसका सेंटर ऑफ मास है जहाँ पे इसका टोटली मास कन्फाइंड है। तो यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने से ना, ये बेटा ओ पॉइंट मैंने लिख दिया, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने से ये बॉडी ऊपर की तरफ मूव करेगा। अगर मैं फोर्स नीचे की तरफ अप्लाई करूँगी तो ये ओ लिख दूँ, ये आपको सफियर ना लग रहा हो, ये है, दिस इज ए पॉइंट ओ। यहाँ ओ पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई की जाए ना तो ये बॉडी मूव करेगा, रोटेट नहीं करेगा। लेकिन इस फोर्स की जगह मैं अगर चेंज कर दूंगी तो ये बॉडी क्या करता है, रोटेट करता है। इसका मतलब ये वो पॉइंट उसका नहीं है जहाँ उसका मास लाई करता है। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी थी बेटा कि ये अगर ब्लॉक है, ये एक रिजिड बॉडी है, दिस रिजिड बॉडी इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, ईच पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस चेंज नहीं होता बाय अप्लाइंग द फोर्स, दिस बॉडी इज कॉल्ड द रिजिड बॉडी। ओके, मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे फोर्स लगाई और इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो गई। मैंने इस पॉइंट पे फोर्स लगाई है बेटा, रोटेशन प्रोड्यूस हो गई। लेकिन ये दोनों पॉइंट ही इसके सेंटर ऑफ मास नहीं कहलाएंगे।
सेंटर ऑफ मास कौन सा होगा? वो पॉइंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में मोशन क्रिएट होती है, रोटेशन क्रिएट नहीं होती। अब यूजुअली अगर मैं इसके सेंटर में मिड पॉइंट पे इसको एक पेंसिल की टिप के ऊपर भी बैलेंस कर लेती हूँ ना, तो ये वो पॉइंट होगा जहाँ पे इसका टोटली मास लाई करेगा और यहाँ पे अप्लाई करने से बॉडी ऊपर नीचे मूव कर सकता है लेकिन रोटेट नहीं करेगा। तो ये हमने अज्यूम किया बेटा कि ए एंड बी टू बॉडीज़ हैं, टू बॉडीज़ या टू पार्टिकल्स का एक सिस्टम है। इस सिस्टम को हमने एक लाइट रिजिड रॉड के साथ जो है वो हमने ज्वाइन कर लिया हुआ है। दिस इज द लाइट रिजिड रॉड। इसको हमने ज्वाइन किया और हमने अज्यूम किया कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है और यहाँ फोर्स के अप्लाई करने से ये बॉडी मूव करेगा विदाउट रोटेशन, मूव करेगा विदाउट रोटेशन। अब इसी को अगर मैं इस डायग्राम के जरिए से दिखाऊँ ना बेटा, ये है हमारे पास ए एंड बी बॉडी। इसको अभी मैंने यूँ रखा हुआ, अब अगर मैं इसको वर्टिकली यहाँ पे रखूँ और इसके मिड पॉइंट पे ये ओ पॉइंट जो है यहाँ पे अगर फोर्स अप्लाई की जाए, यहाँ क्या अप्लाई की जाए, फोर्स अगर अप्लाई की जाती है ना बेटा, तो फोर्स के अप्लाई करने से ये सिस्टम यूँ आगे की तरफ मूव करेगा, रोटेशन इसमें प्रोड्यूस नहीं होगी। ठीक है, यहाँ मैंने इस पॉइंट पे क्या चीज़ अप्लाई की, फोर्स। तो ये सिस्टम कैसे मूव करेगा, ये टू स्फीयर्स ए एंड बी बॉडीज, उनको लाइट रिजिड रॉड के साथ हमने क्या किया हुआ है, ज्वाइन किया है, ए एंड बी। तो यहाँ इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करने से जस्ट बॉडी मूव करेगा, क्या करेगा, मूव विदाउट रोटेशन। तो वो पॉइंट जहाँ पे सिस्टम के ऊपर फोर्स अप्लाई करने से वो सिस्टम आगे की तरफ मूव करे इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विदाउट रोटेशन, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ मास। ओके, ये आगे आगे मूव करता जाएगा, फोर्स के अप्लाई करने से इसमें मोशन जो है वो क्रिएट होगी, रोटेशन क्रिएट नहीं होगी। ये ए बॉडी, इसको हमने एक रिजिड रॉड के जरिए से हमने ज्वाइन किया हुआ है। ये बी बॉडी, यहाँ पे फोर्स अप्लाई करने से बॉडी में मोशन क्रिएट हो रही है विदाउट रोटेशन, यानी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, जस्ट बॉडी लीनियर मोशन की डायरेक्शन में जो है वो मूव कर सकता है। ये था बेटा कि इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा, सेंटर ऑफ मास। मैंने अज्यूम किया ये दिस इज ओ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। लेकिन अगर मैं ये फोर्स जो है इस पॉइंट पे अप्लाई नहीं करती, किसी और पॉइंट पे अप्लाई करती हूँ, यानी इसको अगर हम दूसरी सिचुएशन में देखें, इसमें देखिए बेटा ये वही ऑब्जेक्ट है ए बॉडी, उसको हमने एक लाइट रिजिड रॉड के साथ ज्वाइन किया बी बॉडी के साथ। ये था इसका सेंटर ऑफ मास, ओ पॉइंट क्या है इसका, सेंटर ऑफ मास। अब मैं फोर्स इस पॉइंट में नियर द लाइटर एज, यानी लाइटर बॉडी के करीब मैं फोर्स अप्लाई करी। अब मैंने इस जगह फोर्स अप्लाई नहीं की तो ये बॉडी इस तरफ रोटेट कर जाएगा, यानी इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी इस डायरेक्शन में। अब ये मैंने फोर्स सेंटर ऑफ मास में नहीं बल्कि एक और पॉइंट के ऊपर मैंने जो है वो नियर दी लाइटर बॉडी जो है मैंने इस फोर्स को अप्लाई किया, तो ये बॉडी इस तरफ रोटेट करेगा, गिर जाएगा। ये था इसका सेंटर ऑफ मास, ये मैंने फोर्स अप्लाई की थी। अब ये बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो गई, रोटेशन प्रोड्यूस हो गई। और तीसरी डायग्राम अगर मैं दिखाऊं तो ये और इस तरफ जो है वो रोटेट करेगा। थोड़ा और इस तरफ बेंड कर देते हैं। ये है ए बॉडी, ये है बी बॉडी, यानी मैंने सेंटर ऑफ मास के अलावा फोर्स अप्लाई की है तो इसमें क्या चीज़ क्रिएट हो जाएगी, रोटेशन।
यानी सेंटर ऑफ मास के अलावा फोर्स अप्लाई की जाएगी तो बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, रोटेशन प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? तो अब हम इसकी दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अभी तो मैंने फोर्स अप्लाई की है नियर दी लाइटर बॉडी। अब अगर बेटा ऐसी सिचुएशन हो कि मैंने फोर्स अप्लाई कर दी है नियर दी हैवियर बॉडी, बी बॉडी के करीब, ए की बजाय मैंने किस बॉडी के करीब जो है फोर्स अप्लाई की। देखिए ये ओ पॉइंट था इसका सेंटर ऑफ मास, वेयर द होल मास इज कंसंट्रेटेड ऑफ दिस सिस्टम। इन दैट केस इस पॉइंट पे तो अगर फोर्स अप्लाई की जाएगी तो ये इस पॉइंट पे अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉडी यूं मूव करेगा, लेकिन इसमें रोटेशन क्रिएट नहीं होगी, टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। मैंने फोर्स अप्लाई की, अब जो है सेंटर ऑफ मास पे नहीं अप्लाई की, मैंने नियर द लाइटर बॉडी फोर्स अप्लाई की तो बॉडी यूं जो है ये रोटेट कर जाएगा, इसमें रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी, फाइनली जो है ये यूं जाके ज़मीन पे गिर जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं यही फोर्स जो है वो अप्लाई कर रही हूँ नियर दी हैवियर बॉडी, यानी बी बॉडी जो है वो ए बॉडी से थोड़ा हैवियर था, वहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगी तो फिर बी बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। अब ये यूं बॉडी जो है इस तरफ, इसमें यानी इस डायरेक्शन में जो है रोटेशन प्रोड्यूस होगी। ये है ए बॉडी, ये क्या है बी बॉडी। अब मैंने फोर्स जो अप्लाई की थी ना बेटा वो नियर दी हैवियर बॉडी जो है वो मैंने अप्लाई की थी। अब ये बॉडी में जो रोटेशन प्रोड्यूस हो जाएगी ना वो इस तरफ प्रोड्यूस होगी। ये था इसका सेंटर ऑफ मास, मैंने फोर्स नियर दी हैवियर बॉडी अप्लाई की थी तो अब ये इस तरफ जो है इसमें रोटेशन प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ क्या चीज़ प्रोड्यूस हुई, तो यहाँ हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं बेटा कि इफ़ वी अप्लाई द फोर्स other than center of mass point then the rotation will be generated, rotation will be produced in the system। ये हमारे पास टू बॉडीज़ का एक सिस्टम था बेटा, इसमें हमने कहा कि let us assume that O is the point there center of masses exist, at that point where center of masses exists if we apply the force in that case body move without rotation, without rotation body move करेगा। But if the force is applied other than center of mass point, in that case rotation will be produced। In that case we apply the force near the lighter body, let the body is A, in that case the body will rotate in that direction, this is the clockwise direction। ओके, ये हमने एक पिक्चर के ज़रिए से, एक डायग्राम के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश की है कि अदर देन जो है सेंटर ऑफ मास फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाएगी, रोटेशन। दूसरे केस में हमने बेटा शो किया है कि इफ़ वी अप्लाई द फोर्स नियर द हैवियर बॉडी दैट इज़ द बी बॉडी, in that case the body will also rotate but in that case the rotation will be anti-clockwise, this is the anti-clockwise rotation। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं बेटा कि what is the center of mass, basically center of mass of a system is such a point where an applied force causes the system to move without rotation। वो सिस्टम मूव करेगा, उसमें रोटेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। एट दैट पॉइंट जहाँ बॉडी में मोशन तो क्रिएट हो, रोटेशन क्रिएट ना हो, वो पॉइंट क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ मास कहलाता है। ठीक है, तो हम यहाँ सिस्टम की बात कर रहे थे तो हमने बात की सेंटर ऑफ मास क्या है, उस सिस्टम का वो पॉइंट है जहाँ पे कम्प्लीटली उसका मास जो है, उस सिस्टम का मास कन्फाइन होगा। वहाँ पे अगर अप्लाइड फोर्स जो है की जाती है अप्लाई उस पॉइंट के ऊपर, तो अगर हम उस सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई करते हैं कोई भी फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, तो वहाँ पे बॉडी में मोशन क्रिएट होगी, रोटेशन क्रिएट नहीं होगी। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा बेटा। डायग्राम के ज़रिए से हमने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। इसमें हमने एक सिस्टम की बात की, ए एंड बी बॉडी का एक सिस्टम है जिसमें हमने एक लाइट रिजिड रॉड के ज़रिए से इन दोनों ए एंड बी बॉडीज़ को जो है वो एक सिस्टम बना दिया, इसको अटैच कर दिया हुआ है और हमने अज्यूम किया ये ओ पॉइंट जो है, दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे फोर्स अप्लाई की जाए तो बॉडी में मोशन क्रिएट होगी, रोटेशन क्रिएट नहीं होगी। दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड दी सेंटर ऑफ मास।
ठीक है, छोटा सा टॉपिक है बेटा, एज ए शॉर्ट आए तो सिर्फ इसके साथ जो बुक पिपिंग बॉक्स है जिसकी स्टेटमेंट मैंने यहाँ भी लिख दी है, इसको लिखेंगे तो 2 मार्क्स अवॉर्ड हो जाते हैं। लेकिन अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना बेटा, तो ये तीनों डायग्राम्स को हम बनाएंगे और इसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे। एक्सप्लेनेशन में मेन कॉन्सेप्ट यही है बेटा कि अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो वो 2 या 2 से ज़्यादा बॉडी का एक सिस्टम होता है, उसमें कोई ना कोई पॉइंट एक ऐसा एग्जिस्ट करता है जहाँ पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी में मोशन क्रिएट होती है, रोटेशन क्रिएट नहीं होती। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? सेंटर ऑफ मास कहा जाता है। अब हमने बात की है बेटा कि अगर हम सेंटर ऑफ मास के अलावा कहीं फोर्स अप्लाई करते हैं तो बॉडी क्या कर जाएगी? रोटेट कर जाएगी। ठीक है, लाइटर बॉडी के करीब हमने फोर्स अप्लाई की तो तब किस तरह की रोटेशन प्रोड्यूस होगी, अगर हैवियर बॉडी के करीब हमने फोर्स अप्लाई की है तो किस तरह की रोटेशन प्रोड्यूस होगी। ये हमने दोनों जो है चीज़ें डिस्कस कर दी हैं, डायग्राम के ज़रिए से एक्सप्लेन कर दिया है। एज ए लॉन्ग आए तो डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन करना है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन 4 मार्क्स का बन जाता है। अच्छा, अब इसके साथ बेटा हमने सॉल्व करनी है एक इसी पेज पे एग्जाम्पल जो कि प्रिंसिपल मूवमेंट से रिलेटेड है। उसकी डायग्राम गिवन है, हमने जो है उसमें जस्ट फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। ओके बेटा, पेज नंबर बुक के पेज नंबर 93 पे एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 4.4। 4.3 भी बहुत आसान है, वो भी कर देती हूँ आप लोगों के लिए, जो कि टॉर्क से रिलेटेड है। एग्जाम्पल 4.3 बुक पेज नंबर 92। अच्छा बेटा, इसमें वो कह रहा है 4.3 में ए मैकेनिक टाइटन्स द नट ऑफ द बाइसाइकिल using a 15 centimeter long spanner by exerting the force of 200 Newton, find the torque that has tightened it। वो कहता है कि एक मैकेनिक है जो कि बाइसाइकिल का एक नट जो है वो टाइट कर रहा है, और किसके साथ टाइट कर रहा है? एक स्पैनर के साथ, और स्पैनर की जो लेंथ है दैट इज़ 15 सेंटीमीटर, और वो फोर्स अप्लाई कर रहा है 200 न्यूटन। तो कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा? तो इसमें देखिए बेटा, फोर्स जो है वो कितनी है? 200 न्यूटन, और मूवमेंट आर्म कितना है? मूवमेंट आर्म उसकी जो लेंथ होगी ना स्पैनर की, उसको मूवमेंट आर्म कहा जाएगा, दैट इज 15 सेंटीमीटर है बेटा। उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगा 0.15 मीटर। आपने टॉर्क फाइंड आउट करना है, तो टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मूवमेंट आर्म। फोर्स है बेटा 200 न्यूटन, मूवमेंट आर्म की वैल्यू 0.15 मीटर, और यहाँ से बेटा हम जो कैलकुलेट करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने के बाद तो ये आएगा 30 न्यूटन मीटर, ये टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा। ये छोटी सी एग्जांपल 2 मार्क्स की एज ए शॉर्ट क्वेश्चन पूछ ली जाती है बेटा। अब हम प्रिंसिपल मूवमेंट से रिलेटेड 4.4 एग्जांपल सॉल्व करते हैं। इस तरह के बेटा क्वेश्चन जो है ना वो एज ए MCQ भी पूछे जा सकते हैं। तो MCQ में भी आए ना तो आपने सॉल्व करके इसका आंसर जो है वो बेस्ट ऑप्शन में चेक करोगे राउंड ऑफ करने के बाद कौन सा है। 4.4 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं बेटा। एग्जाम्पल 4.4 बुक का जी पेज नंबर है 93। इसमें एक डायग्राम दी हुई है बेटा, आपको डायग्राम है 4.15। वो कहता है मीटर रॉड इज स्पोर्टेड एट दी मिडल पॉइंट O, यानी एक मीटर रॉड है। ये अज्यूम कर लीजिए कि मेरे पास एक मीटर रॉड है, और जो मीटर रॉड होता है ना बेटा वो 1 मीटर लॉन्ग होता है। एक मीटर रॉड जो होता है दैट इज दी 1 मीटर लॉन्ग, और जो 1 मीटर लॉन्ग रॉड होता है ना उसका जो सेंटर होता है वो उसके मिड में लाई करता है, वो एट 50 सेंटीमीटर। ये O पॉइंट है ना, इसको हम सेंटर ले लेते हैं। यहाँ एक वेज है जिसके ऊपर इसको बैलेंस किया जाएगा। ए मीटर रॉड इज सपोर्टेड एट इट्स मिडल पॉइंट O एज शोन इन फिग। ये फिग आपको गिवन होगी। ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज सस्पेंडेड एट पॉइंट B।
यानी ये अगर बी पॉइंट है ना, यहाँ पे हमने एक ब्लॉक लिया, उसका जो है ना वेट वो है बेटा 10 न्यूटन। वो कहता है कि ये बी पॉइंट पे है, लेकिन वो सेंटर से कितने डिस्टेंस पे है, यानी ये ओ बी जो है ना ये 40 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है चीज़। अब वो कहता है फाइंड दी वेट ऑफ द ब्लॉक दैट बैलेंस एट पॉइंट ए, यानी ए पॉइंट पे एक और ब्लॉक जो है वो मौजूद है जो कि बैलेंस किया गया है इस मीटर रॉड को, और वो सेंटर से उसका जो डिस्टेंस है ना बेटा वो है 25 सेंटीमीटर। ये ए पॉइंट पे हमने एक ब्लॉक रखा, अज्यूम कर लेते हैं ये W1 है और ये क्या है W2। आपने फाइंड आउट करना है W1 कितना है, यानी कितना हम इस साइड पे बैलेंस करने के लिए एक ब्लॉक का जो है वो कितने न्यूटन का ब्लॉक रखेंगे कि ये मीटर रॉड क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। अच्छा बेटा देखिए, क्वेश्चन जब भी आपको ये आएगा ना तो ये डायग्राम आपको दी जाएगी, डायग्राम को आप रफली ड्रॉ कर लीजिएगा। एक मीटर रॉड है, मीटर रॉड यूजुअली 1 मीटर लॉन्ग होता है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। उसके सेंटर में जो है हमने उसको बैलेंस किया एट पॉइंट ओ। अब वो कहता है कि बी पॉइंट पे हमने एक ब्लॉक जिसका वेट 10 न्यूटन है उसको सस्पेंडेड कर दिया। सस्पेंडेड का मतलब होता है लटका देना। हमने एक ब्लॉक जो है 10 न्यूटन का बी पॉइंट के ऊपर लटका दिया है। तो वो कहता है ए पॉइंट के ऊपर हमने एक और ब्लॉक लटकाया हुआ है जिसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। इसका वेट कितना होगा वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इस ब्लॉक का बेटा सेंटर से डिस्टेंस उसने बता दिया है 40 सेंटीमीटर, इसका कितना है 25 सेंटीमीटर। यूँ समझ लीजिए कि ये ओ बी जो है ना ये है 40 सेंटीमीटर एंड ओ ए जो है वो कितना है 25 सेंटीमीटर। ये आपको क्वेश्चन में चीज़ बता दी, स्टेटमेंट में ये चीज़ें बता दी हुई हैं। यूँ समझ लो कि ये फोर्स है, ये इसका क्या है मूवमेंट आर्म है, इधर ये फोर्स है और ये इसका क्या है मूवमेंट आर्म है। और आप लोगों को पता है कि ये मीटर रॉड बैलेंस है, इसमें स्टेटमेंट में कहा कि मीटर रॉड क्या है बैलेंस। ये बैलेंस कब होगा ना बेटा कि जब क्लॉकवाइज टॉर्क बेटा किसके इक्वल हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के। ये मीटर रॉड कब बैलेंस होगा, जब क्लॉकवाइज टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क के इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, ये फोर्स प्रोड्यूस कर रही है क्लॉकवाइज टॉर्क, ये देखिए ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है इसका वेट, ये प्रोड्यूस करेगा क्लॉकवाइज टॉर्क, और ये वेट जो है ये प्रोड्यूस करेगा बेटा एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। और ये बैलेंस कब होगा, जब क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या हो जाएंगे एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये फोर्स है, इसका मूवमेंट आर्म कितना है 40 सेंटीमीटर। ये फोर्स W1 है, उसका मूवमेंट आर्म कितना है 25 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटा, ये डायग्राम आपको मेरा ख्याल समझ आ गई है। अब हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं बेटा। अब जो है इसी डायग्राम से हमने चीज़ें लिखनी है। यहाँ से हम क्या लिखेंगे बेटा, फोर्स W2 जो है वो कितने न्यूटन था 10 न्यूटन। इसका मूवमेंट आर्म क्या है OB, मूवमेंट आर्म ऑफ वेट W2, मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स लिख लें या वेट लिख लें, आपको पता है वेट इज ऑल्सो ए फोर्स, हमने डेफिनेशन में ये बात क्लियर कर दी हुई है, वेट इज ऑल्सो ए फोर्स। आप मूवमेंट आर्म ऑफ W2 लिख लीजिए या मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स W2 दैट इज इक्वल टू, हमने किसका नाम दिया है इसको OB का, और वो कितने सेंटीमीटर है बेटा 40 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 40 डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगा 0.4 मीटर। उसके बाद बेटा W1 फाइंड आउट करना है, तो उसका मूवमेंट आर्म है OA, मूवमेंट आर्म ऑफ फोर्स
W1 दैट इज इक्वल टू OA, और OA है बेटा 25 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 25 डिवाइडेड बाय 100 ये आ जाएगा 0.25 मीटर। ठीक हो गया, ये हमारा गिवन डेटा है, और इसमें जो W1 है, वेट W1 वो आपने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये कितना हम लगाएंगे वेट कि ये बॉडी बैलेंस हो जाए, ये हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, अभी इसमें ये गिवन डेटा बेटा कंडीशन यही है कि बॉडी मस्ट बी बैलेंस इफ दी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। ये फोर्स प्रोड्यूस करी क्लॉकवाइज टॉर्क और ये क्या प्रोड्यूस करी, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, W1, और उसका मोमेंट आर्म क्या है, OA, तो हम लिखेंगे W1 और उसका मोमेंट आर्म क्या है बेटा, OA। अब ये हमने W1 मल्टीप्लाई OA क्यों लिखा बेटा, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। इस केस में फोर्स क्या है W1, और उसका जो मूवमेंट आर्म है L की बजाय हमने इस डायग्राम में इसको किससे रिप्रेजेंट किया है, OA के साथ। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन सी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है, W2 फोर्स है, और इसका मूवमेंट आर्म क्या है बेटा, OB। तो हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू W2 मल्टीप्लाई बाय OB। यहाँ से फाइंड क्या करना है, W1 इसको इसी साइड पे लिखा रहने दीजिए, और ये OA इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। W2 मल्टीप्लाई बाय OB डिवाइडेड बाय OA, ये OA इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी वैल्यूज बेटा जो हमने गिवन डाटा में लिखी है वो पुट कीजिए। देखिए W2 कितने न्यूटन है, 10 न्यूटन, तो हम यहाँ लिख देंगे 10 मल्टीप्लाई बाय OB, यानी मूवमेंट आर्म जो है इसका वो OB है। OB को मीटर में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 0.4, तो हम ये लिख देंगे डिवाइडेड बाय OA जो है बेटा, OA कितना है, वो 0.25 मीटर। यूनिट ना लिखिए, एंड पे लिख दीजिएगा, लिखनी है तो आप लिख लीजिए। 10 न्यूटन है, 0.4 मीटर है, 0.25 मीटर है, तो मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाना, एंड पे यूनिट न्यूटन बचेगा। अब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए 10 को 0.4 के साथ और फिर 0.25 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, तो बेटा आपके पास आंसर इसका न्यूटन में आ रहा है 16 न्यूटन। हमें कितना जो है, सॉरी ये W1 है, W2 तो उस साइड पे था, ये W1 है, W1 फाइंड आउट करना था, OA इधर आके डिवाइड हो गया। W1 विल बी इक्वल टू 10 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइडेड बाय 0.25, इन सबको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो W1 की वैल्यू कितनी निकलती है, 16 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस मीटर रॉड को बैलेंस करने के लिए कितना वेट चाहिए, 16 न्यूटन। तो हम इसके रिजल्ट में क्या लिखेंगे, रिजल्ट लिखेंगे बेटा 16 न्यूटन वेट will be required to balance the meter rod। ठीक है, मीटर रॉड को बैलेंस करने के लिए कितना इस साइड पे हमें वेट लगाना पड़ेगा, 16 न्यूटन। ये बैलेंस कब होना है बेटा, जब हम यहाँ पे 16 न्यूटन और इस साइड पे 10 न्यूटन है। तो अब इनके मूवमेंट आर्म के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करके देख लोगे ना, तो बेटा दोनों साइडों पे टॉर्क क्या होगा, इक्वल आएगा। तो ये बॉडी बैलेंस ही कब होती है, जब क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने आपको ये कहा है कि आपके पास एक मीटर रॉड है जिसको एक सेंटर पॉइंट के ऊपर हमने क्या किया है, बैलेंस किया। एक बी पॉइंट के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है, कितना वेट लटका दिया है, वो है 10 न्यूटन। उसका सेंटर से डिस्टेंस उसने बता दिया, OB कितना है, 40 सेंटीमीटर। फिर वो कहता है ए पॉइंट के ऊपर फोर्स लगाई जाएगी
उसका सेंटर से डिस्टेंस कितना है 25 सेंटीमीटर। आपने ये फोर्स क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। अब बेटा हमें पता है कि बैलेंस कब होना है, जब क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एक दूसरे की क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब मैंने आपको बता दिया बेटा कि ये फोर्स प्रोड्यूस कर रही है क्लॉकवाइज टॉर्क और ये प्रोड्यूस कर रही है एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ पे ये फोर्स 10 न्यूटन है, इसका मोमेंट आर्म कितना है 40, ये हमने फाइंड आउट करनी है, इसका मोमेंट आर्म कितना है 25 सेंटीमीटर। अब आपने इसको कन्वर्ट कर लेना है बेटा मीटर में, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 0.4, ये कितना आ जाएगा 0.25। अब हमने कंडीशन लगाई है प्रिंसिपल मूवमेंट की, और प्रिंसिपल मूवमेंट में हमने क्या कहा था, बॉडी इज बैलेंस इफ सम ऑफ द क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू दी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। तो यहाँ हमने लिख दिया एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू दी क्लॉकवाइज टॉर्क। एंटी क्लॉकवाइज प्रोड्यूस कर रही थी W1 फोर्स, उसका मूवमेंट आर्म क्या है OA, ये प्रोड्यूस कर रही है बेटा W2, उसका मूवमेंट आर्म क्या है OB। यहाँ से W1 कैलकुलेट करना था, OA इधर आके डिवाइड हो गया, वैल्यूज पुट की तो कितना आंसर आया 16 न्यूटन। तो 16 न्यूटन आपको फोर्स रिक्वायर्ड होगी या वेट रिक्वायर्ड होगा इस ब्लॉक का, ताकि मीटर रॉड क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसको एक दफ़ा फिर से घर में प्रैक्टिस कीजिए इस एग्जाम्पल की। थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये आम न्यूमेरिकल से थोड़ा हटके है, डायग्राम के साथ है, लेकिन इसको आप एक दफ़ा करके देखेंगे, इंतहाई आसान लगेगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से आप जो है पूछ सकते हो और उनका आंसर आप लोगों को दे दिया जाएगा। इन टॉपिक्स को बेटा साथ साथ लर्न कीजिए। आज हमने क्या पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास के साथ हमने ये एग्जांपल की है 4.4 और इन 4.3। तो इसको लर्न कीजिए और अपने टेस्ट जो है बहुत अच्छे प्रिपेयर करके दीजिए। अपना ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे।